साथियों, आईएमएफ ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस रिपोर्ट के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी का फोरकास्ट किया है। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 2025-26 में 7.3% से आगे ग्रो करेगी, ऐसा आईएमएफ कह रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देखने मिलेगा। आपने ये भी सुना होगा कि भैया पिछले 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था अप एंड डाउन में रही। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट आपको कोरोना काल के बाद -5.8% के आसपास देखने मिल रही है। उसके बाद में 9.7% जीडीपी ग्रोथ रेट होती है, और ऐसे करते करते 6.5 के आसपास पिछले कुछ सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की आपको देखने मिलती है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर, ये जीडीपी ग्रोथ रेट होती क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट कौन निकालता है? सर, जीडीपी का आशय क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट निकालना क्यों जरूरी है? ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैं खुश बैरागी करंट अफेयर्स अपडेटेड के प्लेटफॉर्म पर लेक्चर नंबर 8 में चलिए आपको बताता हूं व्हाट इज मीन बाय जीडीपी और ग्रोथ रेट का इससे क्या संबंध है। वास्तव में साथियों, एक प्रश्न पहले उठता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो एक सामान्य सी बात आपको यहां पर देखने मिल रही होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूरा नाम है। आप बोलोगे सर, ये जीडीपी होता क्या है, क्या करता है? तो एक सामान्य सी बात समझो, जीडीपी काइंड ऑफ एक कैलकुलेशन मेथड है। ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो किसी देश के अंदर उस देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को, उस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको मापती है। जिस देश की ज्यादा जीडीपी मतलब उस देश में ज्यादा उत्पादन, जिस देश में ज्यादा उत्पादन मतलब वो देश ज्यादा विकसित माना जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, वर्तमान में दुनिया के टॉप नंबर 1 देश पे है यूएसए, जिसकी इकोनॉमी, जिसकी जीडीपी का साइज आपको लगभग $30 ट्रिलियन का देखने मिलेगा। मतलब लगभग एक साल में यूएसए के अंदर आपको $30 ट्रिलियन का प्रोडक्शन देखने मिलता है। भारत जापान को पीछे छोड़कर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और भारत की जीडीपी का साइज हो चुका है $4.187 ट्रिलियन। मतलब एक साल में भारत में इतना उत्पादन होता है जिसका अगर आंकड़ा निकाला जाए तो $4.187 ट्रिलियन के आसपास होगा। तो आशा करता हूं आपको एक बेसिक बात समझ में आई होगी। जीडीपी का मतलब है उस देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब अगला प्रश्न है कि सर, ये जीडीपी निकाली कैसे जाती है? जीडीपी को समझना इतना कठिन क्यों है? हर एग्जाम में जीडीपी जीडीपी से प्रश्न क्यों आते हैं? बार बार न्यूज़पेपर जीडीपी ही शब्द का यूज क्यों करती है? चलिए मैं आपको हर एक बात समझाता हूं। वास्तव में साथियों, जीडीपी निकालने के लिए आपको 4 प्रकार की बातें समझनी पड़ेंगी। अगर आपने आज इस वीडियो में इन 4 बातों को समझ लिया, 1 2 3 4, आज के बाद आपको कभी भी जीडीपी किसी और से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, उसका नाम है एक फाइनेंशियल ईयर। दूसरा कॉन्सेप्ट है घरेलू सीमा या डोमेस्टिक बाउंड्री। तीसरा कॉन्सेप्ट है अंतिम वस्तु सेवा, और अंतिम कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस या बाजार कीमत। अगर आपने ये 4 बातें समझ ली, 4 बातें याद रख ली, तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। सबसे पहली बात, जीडीपी निकालने के लिए देश के अंदर सीएसओ था, बाद में उसको हमने एनएसओ बना दिया। ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। वास्तव में साथियों, अगर मान के चलो भारत के अंदर हमें जीडीपी निकालना है, जीडीपी का मतलब कितना उत्पादन हुआ, तो वास्तव में देश के अंदर मान के चलो ये सीएसओ या एनएसओ इस व्यक्ति के पास जाता है जो भारत के अंदर रहता है। अब सोच के देखो भैया, अगर मैं कह रहा हूं भारत की जीडीपी, भारत का उत्पादन, तो भारत के अंदर कोई पर्वत पठार या नदियां तो प्रोडक्शन करेंगी नहीं, पेड़ पौधे तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं। आप और मैं जैसे मानव ही उत्पादन करेंगे। हाँ, हम जैसे मानव, हम पेड़ पौधे, प्रकृति, रिसोर्सेज का यूज जरूर करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन करने वाली अथॉरिटी मानव है, यानी आप और मैं हूं। तो वास्तव में ये सीएसओ क्या करता है, देश के हर एक व्यक्ति को देखता है जो रोजगार प्राप्त करता है, जो बेरोजगार नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके उत्पादन करता है, उस व्यक्ति के उत्पादन को वो कैलकुलेट कर लेता है। इसे ही हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन यहां पर एक पेच है, टर्निंग पॉइंट है। जब ये एनएसओ देश की जीडीपी काउंट करता है, तो वो इस व्यक्ति से पूछता है कि भैया तुमने क्या उत्पादित किया? तुमने ये पेन बनाया, तुमने चिप्स बनाई, या तुमने सर्विसेज का प्रोडक्शन किया?
अब वो कुछ भी हो सकता है, वस्तु का उत्पादन भी ये व्यक्ति कर सकता है, सेवाओं का भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति का अगला प्रश्न होगा कि सर, आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि मैं कितना उत्पादन करता हूं, तो भैया मैं एक दिन में 10 पेन बनाता हूं, एक महीने में मैं 1000 पेन बनाता हूं, एक साल में मैं 1 लाख पेन बनाता हूं, तो आपको कुछ समय सीमा तो होगी ना जीडीपी निकालने के लिए। तो पॉइंट समझना, जीडीपी का पहला कॉन्सेप्ट, जीडीपी हमेशा निकाली जाती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। मतलब सीएसओ आकर इस व्यक्ति से पूछेगा कि तुम एक साल में कितना प्रोडक्शन करते हो, ये हमको बताओ। मतलब 4.187 ट्रिलियन डॉलर अगर भारत की जीडीपी है, इसका मतलब एक साल में भारत में इतना उत्पादन होता है। जीडीपी हमेशा एक साल की बात करेगी, एक दिन की नहीं। समझ पा रहे हैं? सर ये एक साल वही वाला एक साल है क्या जो अभी आपको न्यू ईयर के रूप में देखने मिल रहा है? नहीं भैया, वो जनवरी फरवरी अक्टूबर दिसंबर वाला हमारा मामला नहीं है। यहां पर सरकार ने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक ईयर डिसाइड किया है देशी जीडीपी काउंट करने के लिए, देश में बजट लाने के लिए। उसी का नाम है एक वित्तीय वर्ष या एक फाइनेंशियल ईयर। तो इसलिए आपको कई बार जब बजट देखने मिलता है या जीडीपी के आंकड़े देखने मिलते हैं, या अभी आईएमएफ ने जो फोरकास्ट किया उसमें भी आपने ये देखा कि आईएमएफ ने लिखा कि 2025-26 के लिए इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान 7.3% है। इसका मतलब कभी भी जीडीपी ग्रोथ रेट एक साल में नहीं होगी, वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 के बीच होगी, क्योंकि वास्तव में फाइनेंशियल ईयर यही होता है। जैसे सीएसओ इस व्यक्ति से जो चीज पूछ रहा है कि तुमने एक साल के अंदर कितना उत्पादन किया, तो ये व्यक्ति 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना प्रोडक्शन करता है, वही वो अपनी इनकम के रूप में या अपने प्रोडक्शन के रूप में एनएसओ को बता देगा। तो पहली बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, जीडीपी एक फाइनेंशियल ईयर में निकाली जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला, जीडीपी निकालने के लिए जिस प्रोडक्शन को, मैं बार बोल रहा हूं कि जीडीपी इज अ प्रोडक्शन मेथड। जीडीपी का मतलब है एक साल के अंदर उत्पादन को काउंट करना। एक सिंपल सी बात बताऊं, मान के चलो मैं 10 पेन बनाता हूं, एक पेन की कीमत है 10 रुपए, तो मेरे द्वारा किया गया उत्पादन 100 रुपए है। हम ऐसे अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, उनका प्रोडक्शन पूछेंगे, उनकी कीमत को काउंट करेंगे और देश की जीडीपी अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर के बाद में जब आप प्रोडक्शन काउंट करने जाओगे, तो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होगा, उसका नाम है डोमेस्टिक बाउंड्री या घरेलू सीमा। साथियों, जीडीपी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि जीडीपी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब यही है। सर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय घरेलू सीमा? एक बात समझना, जब एनएसओ या सीएसओ देश के अंदर जीडीपी काउंट करने जाएगा, तो जीडीपी काउंट करते समय इस मैप का बड़ा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जीडीपी का मतलब है भारत की घरेलू सीमा के अंदर, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर किया गया उत्पादन जीडीपी का हिस्सा होगा। यानी वास्तव में जीडीपी के अंदर हर उस प्रोडक्शन को शामिल किया जाएगा जो भारत की सीमाओं के अंदर किया गया है। हर उस उत्पादन को जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। मान के चलो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इंदौर में रहता हूं, लेकिन मेरी नौकरी लग जाती है मान के चलो यूएसए के किसी कंपनी के अंदर। मान के चलो गूगल वाले मुझे हायर कर लेते हैं और मैं भारत छोड़ के अमेरिका चला जाता हूं और यहां पर मैं 5 करोड़ रुपए महीना कमाता हूं। तो क्या मेरा प्रोडक्शन भारत की जीडीपी के अंदर काउंट होगा? आपको केवल ध्यान रखना है, जीडीपी कैलकुलेट्स द प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। भारत की कंट्री के अंदर, सीमाओं के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसी को जीडीपी माना जाएगा। अगर कुछ सर देश छोड़कर चले गए अमेरिका और वहां वो कितना भी पैसा कमा रहे हैं, भैया वो भारत की जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो भारत की घरेलू सीमा के बाहर उत्पादन हो रहा है। समझ पा रहे हैं? सर अगला प्रश्न, अगर दीपिका पादुकोण हॉलीवुड में जाकर मूवी साइन करती हैं, वहां जाके पैसा कमाती हैं, तो क्या इनको भारत की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा? नहीं भैया, क्योंकि मैंने सिंपल सी बात बोली, कंट्री की बाउंड्री के अंदर उत्पादन है तो वो जीडीपी है। कंट्री के बाहर तुमने प्रोडक्शन किया, चाहे तुम भारत के नागरिक क्यों ना हो, तुम्हारे उत्पादन को जीडीपी में जगह नहीं मिलेगी। भारत के अंदर मान के चलो आईपीएल होता है और आईपीएल में कई सारे विदेशी क्रिकेटर भारत में खेलने आते हैं। आरसीबी क्रिकेटर्स को हायर करती है, या भारत के अंदर मूवी बनाने के लिए, फलाना फलाना कई सारे काम करने के लिए दुनिया के लोग यानी विदेशी लोग भारत के अंदर आकर काम करते हैं। सर क्या इनका उत्पादन देश की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा? ये तो विदेशी हैं। आंसर है हाँ, क्योंकि चाहे वो विदेशी हो, लेकिन वो उत्पादन या प्रोडक्शन तो भैया भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में कर रहा है।
तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट केवल एक चीज ध्यान रखेगा, आंख पर पट्टी बांधकर, कि तुमने प्रोडक्शन इस बाउंड्री के अंदर किया या बाहर। अगर अंदर किया है तो तुम जीडीपी का पार्ट माने जाओगे, अगर तुमने बाहर किया तो चाहे तुम भारत के व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हें जीडीपी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। सबसे मेजर कॉन्सेप्ट यही था, इसी कारण से इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर पॉइंट। इसके कुछ अपवाद भी आपको साथियों देखने मिलते हैं। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि कुछ सर आप मान के चलो आपकी नौकरी लग जाती है, जैसे मैंने बताया मैं यूएसए में जाके 5 करोड़ रुपए महीना कमाता हूं, लेकिन मैं 5 में से 2 करोड़ रुपए हर महीने अपने भारत में, अपने गांव में, इंदौर के आसपास में भेजता हूं। साथियों जब भी कोई भारत का व्यक्ति दुनिया में काम करने जाता है, पैसा कमाता है, लेकिन अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने घर में भेजता है, इसी को कहा जाता है रेमिटेंस या प्रेषण। एक शानदार शब्द आता है आपके सामने, रेमिटेंस। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के टॉप देशों में शामिल है जिसको सर्वाधिक रेमिटेंस मिलता है। रेमिटेंस का मतलब क्या? भारत के लोग दुनिया में काम करने जाएंगे और अपने घर वालों को, माता पिता को पैसा भेजेंगे, तो भारत को पैसा मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? दैट इज रेमिटेंस। एक प्रश्न उठता है कि सर जैसे मान के चलो कुश बैरागी सर ने 5 करोड़ रुपए कमाए अमेरिका में जाके, लेकिन 2 करोड़ रुपए तो उन्होंने भारत के अंदर माता पिता को भेज दिए। अब माता पिता तो देश के अंदर रहते हैं, तो क्या सर ये 2 करोड़ रुपए जिनका उत्पादन कहां पर हुआ था? अमेरिका में, लेकिन वास्तव में रेमिटेंस के फॉर्मेट में वो कहां पर आ चुके हैं? भारत के अंदर। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एनआरआई नामक व्यक्ति ने पैसा कमाया बाहर, लेकिन अपने घर वालों को भेज दिया, तो क्या ये रेमिटेंस का पैसा जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा? तो एक बड़ा प्रश्न यहां पर निकल के आता है और आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, रेमिटेंस को जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि रेमिटेंस चाहे विदेश में आया हो, लेकिन उसका उत्पादन भैया भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर हुआ है। क्योंकि इस एनआरआई व्यक्ति ने प्रोडक्शन कहां पर किया है? मैंने उत्पादन कहां किया है? अमेरिका में। तो क्योंकि उत्पादन बाउंड्रीज के बाहर है, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम पैसे में आग लगा दो, तुम पूरा का पूरा 5 करोड़ अपने देश में भेजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैलकुलेशन केवल बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के बाहर का मामला देखेगा। तो रेमिटेंस जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह भी उठता है कि सर देखिए, आपने कहा कि बाउंड्री के अंदर उत्पादन जीडीपी है। सर मान के चलो ये एरोप्लेन उड़ रहा है और इस एरोप्लेन के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। जो पायलट है वो नेपाल का है और जो क्रू मेंबर हैं वो भारतीय हैं या इंडिया के हैं। तो सर आप मुझे बताएं, ये जो एरोप्लेन उड़ता है ये तो हवा में उड़ता है या अलग अलग देशों में लैंड करता है, तो ये जो पायलट या भारतीय क्रू मेंबर काम कर रहे हैं, एयर होस्टेस काम कर रही हैं, इनके उत्पादन को कहां रखा जाएगा? क्या इनके उत्पादन को जीडीपी के अंदर, भारत की जीडीपी के अंदर शामिल किया जाएगा? तो एक बड़ा प्रश्न सामने आया। आंसर शुड भी यहां पर यह होना चाहिए, और ऐसा ही हुआ कि भैया जब भी हम नॉर्मली किसी जहाज या वायुयान को चलता देखेंगे, तो वायुयान जिस देश की एयरलाइन होगा, जैसे अगर वो इंडिगो है तो भारत का, अगर वो टाटा एयरलाइन है तो भारत का, अगर वो एयर इंडिया है तो भारत का, जिस देश की एयरलाइन वो होगी, उस पूरे के पूरे वायुयान को उसी देश का घरेलू सीमा या घरेलू क्षेत्र माना जाएगा। तो उसके अंदर काम करने वाले लोग चाहे कहीं के भी हो, नेपाल के हो चाहे भारत के, क्योंकि वो भारत के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं। हालांकि डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर उड़ रहा है प्लेन वो, लेकिन प्लेन क्या माना जाएगा भैया? डोमेस्टिक बाउंड्री, वो भारत का एक क्षेत्र माना जाएगा, चाहे वो हवा में क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका में ही लैंड क्यों ना हो सकता है ये वायुयान अमेरिका में खड़ा होगा वहां के एयरपोर्ट में, लेकिन वहां के एयरपोर्ट में भी इसे भारत का घरेलू क्षेत्र माना जाएगा। तो उसके अंदर चाहे नेपाली व्यक्ति हो, फ्रांसीसी व्यक्ति हो, चाहे भारतीय व्यक्ति हो, इन सभी का उत्पादन भारत के ही अंदर, भारत की जीडीपी में शामिल होगा। बार बार साथियों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जीडीपी इस बात में भेदभाव नहीं करती कि तुम देश के हो या विदेश के हो। जीडीपी केवल एक बात देखती है कि तुम भारत में रहकर काम कर रहे हो या भारत से बाहर। अगर भारत से बाहर हो तो तुम जीडीपी का पार्ट नहीं माने जाओगे। जैसे यहां पर आपको कुछ अलग अलग एग्जांपल्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो रेमिटेंस काउंट नहीं होगा, इसके अंदर केस एंड कंडीशन मैंने आपको बताया। जीडीपी कॉन्सेप्ट के अंदर एक अपवाद भी आपको देखने मिलता है। एक ऐसा क्षेत्र है दुनिया में जो भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर होता है, लेकिन उसमें उत्पादित होने वाली सेवाएं, उसमें प्रोड्यूस होने वाली सर्विसेज जीडीपी का पार्ट मानी जाती हैं, चाहे वो भारत की घरेलू सीमा के बाहर ही क्यों ना हो। उसका नाम है भारतीय दूतावास या इंडियन एम्बेसी। साथियों पक्की बात है, आपने कभी ना कभी मूवीज के अंदर भारतीय दूतावास या इंडियन एम्बेसी के बारे में सुना होगा। सर ये क्या होता है? फिर भी अगर जानना हो तो, जैसे अमेरिका और भारत के बीच में अगर हमको संबंध अच्छे बनाना है,
तो भारत का यूपीएससी सिलेक्टेड आईएफएस ऑफिसर भारत का दूत बनकर, जैसे हनुमान जी गए थे दूत बनकर राम जी के, वैसे हम भारत के दूत बनकर इंडियन एम्बेसी में जाएंगे। इंडियन एम्बेसी दुनिया में यानी विदेश में स्थित भारतीयों का एक ऑफिस होगा। भारत के ऑफिशियल्स यहां पर काम करेंगे। मतलब हम सारे लोग, अगर मान के चलो हम आईएफएस सिलेक्टेड लोग हैं, तो हम दूत बनकर जाएंगे कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में हमारा एक ऑफिस होगा जिसे इंडियन एम्बेसी या इंडियन हाई कमीशन कहा जाएगा। हमारा काम क्या होगा? पहले तो अमेरिका और भारत के बीच के रिलेशन को बेहतर बनाना। दूसरा, ऐसे लोग जो भारत के हैं लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं, इन्हें कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा। इन लोगों का इंटरेस्ट का ध्यान रखना, इन लोगों के हितों का संरक्षण करना। कहां पर? अमेरिका में। कि अमेरिका में इनके साथ कोई अपराध तो नहीं हो रहा, अमेरिका में इनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो अमेरिका में भारत का एक ऑफिस होगा, उसे ही कहा जाएगा भारत का दूतावास। तो साथियों, आप ये समझ रहे हो, इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं होती, ये इंडिया के लोगों द्वारा अलग अलग देशों में अपने ऑफिस स्टेब्लिश किए जाते हैं, दैट इज इंडिया हाई कमीशन। तो वास्तव में अगर मान के चलो अमेरिका में ये बिल्डिंग है जिसे इंडियन हाई कमीशन कहा जाएगा, तो इसके अंदर जितने लोग हैं उन सबको सैलरी इंडियन गवर्नमेंट देगी, और इन सभी के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, इनकम कमाई जा रही है, उसे भारत की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। आप ऐसा मत बोल देना कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज प्रोडक्शन है, जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाएगा। अरे भैया, ये इंडियन एम्बेसी भी भारत की सीमा का हिस्सा माना जाता है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप दुनिया की कन्वेंशंस को पढ़ोगे, वियना कन्वेंशंस को पढ़ोगे, अगर आप डिप्लोमेसी को पढ़ोगे, तो दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित जो अलग अलग दूतावास होते हैं, वो उस देश की सीमा माने जाते हैं। इसलिए आपने कई बार मूवीज में ऐसा देखा होगा कि मान के चलो शत्रु देश ने, जैसे इराक ने अगर मान के चलो कुवैत पर हमला किया, मूवी कॉन्सेप्ट से एयरलिफ्ट, अगर आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी हो, तो इराक के सद्दाम हुसैन ने हमला करवाया। लेकिन जब भी कोई सेना किसी देश पर हमला करती है, वो उस देश पे तो हमला करती है, लेकिन उस देश में स्थित भारत के दूतावास या अन्य देशों के एम्बेसी पर हमला नहीं करती, क्योंकि अगर आपने यहां हमला कर दिया तो माना जाएगा कि आपने भारत के ऊपर हमला किया है। क्लियर पॉइंट? तो इंडियन एम्बेसी वास्तव में दुनिया में स्थित भारत का एक एक्सटेंडेड क्षेत्र है। तो यहां पर प्रोड्यूस होने वाली सेवाएं भारत की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों बातें अलग अलग हैं, समझने में कठिन है, क्वेश्चन यहां से भी आएगा, आपको समझ में आई होगी। समझ पा रहे हैं? तो दोनों तीनों बातों को सेपरेटली समझना। सर, पहली बात तो क्लियर हो गई, वित्तीय वर्ष में जीडीपी काउंट होगी। दूसरा, घरेलू सीमा का ध्यान रखा जाएगा, और तीन बातें उसमें हमने एक्स्ट्रा एड ऑन करके पढ़ी। सर, तीसरा पॉइंट क्या है? जीडीपी को समझने के और क्या मामले हो सकते हैं? तो साथियों, एक साल में घरेलू सीमा के अंदर जब मान के चलो मैंने कोई वस्तु पैदा करी, अब मान के चलो राम नामक कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने किसानी कर करके, खेती करके गेहूं प्रोड्यूस किया। फिर राम से मान के चलो किसी श्याम नामक व्यक्ति के द्वारा ये गेहूं खरीदा गया और उन्होंने ये आशीर्वाद आटा बना दिया। समझ पा रहे हैं? और मान के चलो शाम के बाद में एक नए व्यक्ति आए, उनका नाम है रामू। रामू नामक व्यक्ति ने इसी आटे से एक ब्राउन ब्रेड तैयार कर दी। भैया, देश के अंदर तीन लोग उत्पादन करने वाले हैं, एक है राम, एक है श्याम, एक है रामू। तीन लोग अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। अब एनएस हो जाएगा, तीनों से पूछेगा कि तुमने एक साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च में घरेलू सीमा के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस किया भैया। तो तीनों अपना अपना पैसा बता देंगे कि भैया देखो मैंने 1,000 रुपए का उत्पादन किया, ये कहेगा मैंने 5,000 10,000 का उत्पादन किया, ये कहेगा भैया मैंने 50,000 रुपए का उत्पादन किया। अब मामला सब ठीक चल रहा है, लेकिन जीडीपी को कैलकुलेट करने वालों ने एक नियम बना दिया कि जीडीपी निकालने के लिए हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाएं काउंट होंगी, ओनली फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज काउंट की जाएंगी फॉर द जीडीपी। आप बोलोगे सर ये अंतिम वस्तु सेवा क्या है और इनका राम श्याम रामू से क्या संबंध है? समझना। एग्जाम्पल के लिए मैंने राम से पूछा कि भैया आपने कितने का उत्पादन किया, तो राम ने कहा कि मैंने 1,000 रुपए का उत्पादन किया। लेकिन साथियों, इसी गेहूं से बनी है ब्रेड। जब मैंने ब्रेड वाले शाम से पूछा कि तुमने किसका उत्पादन किया, तो इन्होंने कहा मैंने 10,000 का उत्पादन किया। साथियों, क्या शाम के उत्पादन में राम का उत्पादन ऑलरेडी समाया हुआ था? ये आटा कोई हवा में तो नहीं बन गया ना। पहले गेहूं लाया, पहले राम से गेहूं लिया, तो राम के गेहूं की 1,000 वाली लागत या कीमत इसके अंदर समाहित की गई होगी, तभी तो यहां पर आशीर्वाद आटा 10,000 का हुआ ना। इसलिए पॉइंट समझना, यहां पर आपको एक गड़बड़ देखने मिलेगी। अगर हम तीनों लोगों के उत्पादन को बार बार काउंट करते हैं, तो इससे जीडीपी के अंदर गेहूं एक बार यहां भी काउंट होगा, एक बार यहां भी काउंट होगा। और जब ब्राउन ब्रेड बनाई जाएगी, तो ब्राउन ब्रेड भी हवा में नहीं बनी। ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए गेहूं
और गेहूं से बनने वाले आटे से ही ब्राउन ब्रेड बनी है, तो भैया ये तीन उत्पादन अलग अलग नहीं है। अगर मैं ब्राउन ब्रेड का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो ब्राउन ब्रेड में आटा समाहित है, ब्राउन ब्रेड के अंदर गेहूं समाहित है, मतलब हमें तीनों के अलग अलग उत्पादन को जीडीपी में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स एंड सर्विस को काउंट करना है। आप बोलोगे सर ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या होती है? साथियों, ऐसी वस्तु जिसे आप और मैं खाकर खत्म कर देते हैं, जिसको नई वस्तुओं में रूपांतरित नहीं किया सकता, जिसको ट्रांसफॉर्म हम नहीं कर पाएंगे। जैसे ये पेन है, अब इस पेन से मैं कोई नई चीज नहीं बनाऊंगा, मैं रिसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे गेहूं से हम आटा बना सकते हैं, आटे से ब्रेड बना सकते हैं। अगर इस ब्रेड को मैंने चाय में डुबो के खा लिया तो ये अंतिम वस्तु है, समझ पा रहे हैं? अगर आटे से मैंने रोटी बनाकर खा ली, अगर ब्रेड नहीं बन रही है तो आटा भी अंतिम वस्तु मानी जाएगी। और साथियों, जीडीपी काउंट करते समय आपको सारी वस्तुएं नहीं, हर वस्तु काउंट करनी है जो फाइनल होगी, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण नहीं हो रहा। अगर ब्राउन ब्रेड से सैंडविच बन जाती है तो सैंडविच अंतिम वस्तु होगी, ना कि ब्राउन ब्रेड, ना कि आटा, ना कि गेहूं। मैं आशा करता हूं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड बात समझ में आ रही होगी। यानी हम राम के 1000 रुपए को जीडीपी नहीं मानेंगे, हम शाम के 10,000 को जीडीपी नहीं मानेंगे, हम रामू के 50,000 को जीडीपी मानेंगे, क्योंकि 50,000 के अंदर ब्राउन ब्रेड, आटा और गेहूं तीनों बातें शामिल हो चुकी हैं। तो जीडीपी निकालने के लिए तीन चीज जरूरी है: वित्तीय वर्ष, घरेलू सीमा, और तीसरा पॉइंट देखने मिल रहा है हर वो वस्तु जो अंतिम है। अगर आप सारी वस्तु काउंट करोगे तो जीडीपी बहुत बढ़ जाएगी और वो जीडीपी सही नहीं होगी। इसे अपन बोलते हैं डबल काउंटेशन की एरर या दोहरी गणना की समस्या। समझ पा रहे हैं? उसे हमें समाप्त करना था, इसलिए हमने अंतिम वस्तु का कॉन्सेप्ट लाए। वापस रिपीट कर रहा हूं, अंतिम वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जिसे आप और मैं यूज करके खत्म कर दें, उसको हम वापस से नई वस्तु में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? अगला आपको लास्ट कॉन्सेप्ट देखने मिलता है जीडीपी के अंदर। जीडीपी निकालने के लिए आपको जो वस्तु देखने मिल रही है उस वस्तु का मार्केट प्राइस काउंट करना होगा। जैसे मान के चलो मैं जाता हूं राम नामक व्यक्ति के पास, राम से पूछता हूं क्या भैया तुम भारत में रहते हो? राम बोलता है बिल्कुल भैया मैं भारत में रहता हूं, मतलब घरेलू सीमा में है। राम से पूछता हूं भैया क्या तुम 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उत्पादन कर रहे हो? राम ने कहा बिल्कुल इसी साल के बीच में, इसी समय के बीच में मैंने प्रोडक्शन किया। राम तुमने कौन सी वस्तु बनाई? तो राम ने कहा कि सर पहले मैंने ही गेहूं बनाया और मैंने ही अपनी खोलकर कंपनी खोलकर आटा बना दिया। मैंने पूछा कि राम तुमने जब आटा बनाया तो राम तुम्हारे आटे की कीमत क्या है? पॉइंट समझना, जीडीपी निकालने के लिए 1 साल के घरेलू सीमा के अंदर अंतिम वस्तु की कीमत जरूरी है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना 4.187 ट्रिलियन डॉलर की इंडियन इकोनॉमी है, तो ये जो डॉलर 30 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन ये कहां से आ रहा है? वास्तव में ये वस्तुओं की कीमत ही है। जैसे अगर मैं 10 पेन का उत्पादन करूं, एक पेन की कीमत 10 रुपए हो, तो देश की जीडीपी होगी 100 रुपए। जीडीपी का मतलब जितनी वस्तु तुमने पैदा करी उसकी कुल कीमत। जीडीपी कुछ और नहीं होती भैया, तुमने देश के अंदर जितनी वस्तुएं पैदा की हैं उनकी कीमतों का जो जोड़ है वही जीडीपी है। समझ पा रहे हैं जुबान? तो जीडीपी निकालने के लिए हमने सारी बत्तीबाजी कंप्लीट करी, लेकिन अंतिम बत्तीबाजी यह है कि आपको सारी वस्तुओं की कीमतों को ऐड करना पड़ेगा। अब भैया ऐड करना पड़ेगा तो कीमत कौन सी लेना है? तो आंसर शुड बी बाजार कीमत या मार्केट प्राइस। पहले मैं आपको बता दूं किसी भी वस्तु की दो कीमतें हो सकती है, एक का नाम है साधन लागत कीमत, दूसरी होती है मार्केट प्राइस या बाजार कीमत। लेकिन हमको कौन सी कीमत शामिल करना है? बाजार कीमत। कौन सी शामिल नहीं करना है? साधन लागत कीमत। सर दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा समझाइए। समझना, जैसे मान के चलो मैं एक लिखने वाला पेन किसी फैक्ट्री के अंदर बनाता हूं, तो मुझे उस पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा? उसके लिए मुझे प्लास्टिक लाना पड़ेगा। मान के चलो प्लास्टिक का खर्चा है 5 रुपए, उसके अंदर मुझे रिफिल डालनी पड़ेगी। मान के चलो रिफिल का खर्चा है 2 रुपए, तो 5 + 2 यानी 7 रुपए में मैंने उस पेन को तैयार कर लिया। लेकिन क्योंकि मैंने मेहनत करी है तो भैया 3 रुपए में अपना प्रॉफिट भी ऐड करूंगा। तो मैंने जब अपना 3 रुपए प्रॉफिट ऐड किया तो वो पेन मैंने बोला कि ये 10 रुपए का पेन मैं बेचूंगा, 3 रुपए मेरा लाभ है और 7 रुपए उसकी कॉस्टिंग है। तो पॉइंट समझना, जब भी किसी वस्तु को बनाया जाता है तो बनने की लागत, बनने की कॉस्टिंग प्लस बनाने वाले का प्रॉफिट, इन दोनों के मिलने से जो कीमत तय होती है उसे अपन कहते हैं फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत मूल्य, या शॉर्ट फॉर्म में उसे एफसी भी कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? तो यहां पर जो मैंने पेन बनाया उसकी एफसी कितनी है, साधन लागत मूल्य कितना है? 7 + 3 = 10, यानी मैं 10 रुपए में पेन को बेच सकता हूं।
ऐसा भी कहा जा सकता है किसी भी वस्तु का फैक्ट्री के अंदर जो मूल्य होता है, समझ पा रहे हैं, फैक्ट्री में वस्तु रखी हुई है, अभी बाहर नहीं गई, फैक्ट्री के अंदर उस वस्तु की जो कीमत है उसी को अपन कहते हैं साधन लागत मूल्य। क्लियर पॉइंट? जो कितना है यहाँ पर पेन का 10 रुपए। लेकिन जैसे ही ये पेन मार्केट में बिकने को जाता है, दुकानों पर जाता है, तब देश की सरकार इसके ऊपर आरोपित कर सकती है टैक्स, या सरकार इसके ऊपर दे सकती है सब्सिडी। भैया ये टैक्स और सब्सिडी क्या होती है, दोनों को जानने के लिए आपको करंट अफेयर्स अपडेटेड का यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके रखना होगा। अगर आप देवाशीष क्लासेस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा है, वहां पर आपको कूपन कोड दिया जा रहा है, जहां पर आपको ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखने मिलेंगे, इसी क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स भी देखने मिलेंगे। तो ज्वाइन करना और मेरे सारे लेक्चर्स देखते रहना, क्योंकि टैक्स का मतलब क्या, बजट का मतलब क्या, सब्सिडी का मतलब क्या, सारी बातें मैं आने वाली क्लास में समझाने वाला हूं। वापस से आते हैं अपने पॉइंट पर। साथियों, जब कोई पेन मार्केट में बिकने जाता है तो सरकार उस पर लगाती है टैक्स। मान के चलो 10 का पेन था, सरकार ने कहा कि भैया हमें तो एक पेन पर 2 रुपए का टैक्स लगाना है, जीएसटी लगाना है। तो सोच के देखो, अब पेन मार्केट में किस मूल्य पर बिकेगा, उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, कंज्यूमर उसे कितने प्राइस पर खरीदेगा, आंसर है 12। तो पॉइंट इतना सा ही है, जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर आप या मैं किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में किसी भी वस्तु पर लगने वाला टैक्स एडेड होता है। जबकि जब हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री में अभी तक टैक्स नहीं लगा, तो फैक्ट्री के अंदर जो कीमत होती है उसी को अपन बोलते हैं साधन लागत मूल्य या फैक्टर कॉस्ट। तो दो अलग अलग प्रकार की कीमत है और दोनों के आधार पर कई बार गणनाएं होती हैं। लेकिन जीडीपी निकालने वालों ने कहा, जीडीपी निकालने के लिए एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर, डोमेस्टिक बाउंड्री, फाइनल गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ जो वस्तु आप देख रहे हो उसका मार्केट प्राइस निकालना जरूरी है। साथियों, बेसिक एग्जांपल, अगर 10 पेन प्रोड्यूस होते हैं तो 10 पेन का मार्केट प्राइस है 12 रुपए, तो आप लोग मुझे बताओ जीडीपी कितनी होगी, 100 रुपए या 120 रुपए। मैंने अभी आपको बताया कि भैया हमेशा जीडीपी काउंट होती है मार्केट प्राइस के आधार पर। 10 इंटू 12, 120 आपको भारत की जीडीपी देखने मिलेगी। तो ये 4 बात याद रख लो, 4 बातों के आधार पर आपको जीडीपी समझ में आ जाएगी। आशा करता हूं आपको चारों बातें समझ में आएंगी। लेकिन एक दिक्कत आई, दिक्कत यह थी कि कुछ समय पहले देश की सरकार ने, कुछ समय के पहले का मतलब है पिछले ही हफ्ते, पिछले 15 दिन के अंदर, आपको एक दो हफ्ते के अंदर एक न्यूज देखने मिली। भारत की सरकार ने घोषणा करी कि भैया जो जीडीपी है, देश का उत्पादन या देश की समृद्धि मापने का सबसे बड़ा तरीका है जीडीपी। समझ पा रहे हैं कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है। इस फॉर्मेट को हम नकारते हुए एक नए फॉर्मेट को अपना रहे हैं देशी ग्रोथ को मापने के लिए, उसका नाम है एनडीपी। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, जीडीपी से भी आ सकता है, लेकिन अब प्रश्न क्या आएगा कि वर्तमान में सरकार ने ऑफिशियली कॉन्सेप्ट को अपनाया है, उसका नाम है एनडीपी। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये कि सर ये एनडीपी क्या भला है, एनडीपी का पूरा नाम क्या है, ये एनडीपी जीडीपी से कैसे अलग है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो चलिए अपन उसको भी समझ लेते हैं। साथियों, जैसे जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, वैसे ही एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। केवल जी की जगह एन आ गया है भैया, सकल की जगह क्या आ चुका है, शुद्ध आ चुका है। आप इसे ऐसे समझो कि जब आप अमेज़न पे जाते हो और आप लिखते हो कि मुझे फोन खरीदना है, तो आपको सारे ब्रांड्स के सारे फोन देखने मिलते हैं। इट इज ग्रॉस, आपको ग्रॉस सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन जैसे ही आपने फिर लिखा कि मुझे तो भैया एप्पल कंपनी का चाहिए या मुझे सैमसंग का चाहिए, या आपने अपना बजट बता दिया कि मुझे तो 25 से 30 हजार के बीच का फोन चाहिए, आपने फिल्टर लगा दिया, अब आपके पास में केवल कुछ ऑप्शन सामने आएंगे, एक है ग्रॉस, एक है शुद्ध। समझ पा रहे हैं, ये देश के अंदर भी कुल उत्पादन को मापने के दो तरीके हैं। तो देश का सारा उत्पादन अगर हम देखेंगे, दैट इज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस, लेकिन उस प्रोडक्शन में से हम कुछ फिल्टर कर देंगे, कुछ हटा देंगे, दैट इज एनडीपी, दैट इज नेट। समझ पा रहे हैं? अब आप बोलोगे सर ये जीडीपी में से हटाना क्या है, एनडीपी लाने के लिए क्या फिल्टर करना है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मान के चलो भैया मैं ही ऑटो वाला बन जाता हूं, मैं हूं ये ऑटो वाला भैया। समझ पा रहे हैं? मैंने एक नया ऑटो खरीदा 2020 में, और 2020 में ओला राइड दे देकर, ऑटो चला चला कर, लोगों इधर से उधर छोड़ छोड़कर मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। सबने पूछा कि तुम महीने में कितना पैसा, एक साल में कितना पैसा कमाते हो, तो मैंने कहा भैया मैं हर व्यक्ति को इधर से उधर छोड़ छाड़ के बड़ी मेहनत से एक साल में 1 लाख रुपए कमाता हूं।
कहानी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। अब ये एनएसएसओ नामक भैया मेरे पास 2026 में आता है, मुझसे फिर से पूछता है कि भैया तुम ये ऑटो चलाकर कितना पैसा कमाते हो, हमको जीडीपी निकालना है, जीडीपी के अंदर तुम देश में रहते हो, तुम्हारा उत्पादन जीडीपी के अंदर काउंट करना है। तो मैंने बोला भैया मैं तो 1 लाख रुपए कमाता हूं। तो भैया उन्होंने मेरा 1 लाख रुपए जीडीपी के अंदर काउंट कर दिया, शामिल कर दिया। मैंने एनएसओ को समझाया कि 1 लाख उत्पादन करने के चलते भैया ये जो मेरा ऑटो है ना, ये नया नहीं है। आपको मेरा कुल उत्पादन 1 लाख रुपए दिख रहा है, लेकिन 1 लाख का प्रोडक्शन करने में 1 साल में इस ऑटो ने 4 बार मुझे गच्चा दिया, और इस ऑटो की मशीनों को ठीक कराने के लिए मुझे जेब से 20,000 रुपए 1 साल में खर्चा करना पड़ा। मेरा कुल उत्पादन है 1 लाख रुपए, लेकिन मशीन को ठीक कराने में 1 लाख कमाने के लिए मुझे ऑटो रिपेयर कराने में जेब से 20,000 रुपए देने पड़े। तो मेरा कुल इनकम, कुल प्रोडक्शन 1 लाख नहीं है, 1 लाख माइनस 20,000। मेरे पास जो पैसा आया उसे मैं अपनी नेट इनकम या नेट प्रोडक्शन मानूंगा। तो ऑटो वाले का जो नेट प्रोडक्शन है वो 1 लाख ना होकर कितना है भैया, 80,000। यहीं पर पेच है। अगर आप ऑटो जैसे देश के अंदर सभी लोगों का कुल उत्पादन देखोगे तो आप देश की जीडीपी काउंट कर रहे हो, लेकिन देश की जीडीपी काउंट करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन करते करते कई बार मशीनें घिसी होंगी, उद्योग के अंदर डेप्रिसिएशन हुआ होगा। तो पूछा जा रहा है ना कि भैया डेप्रिसिएशन क्या है, तो ऑटो के अंदर जो मूल्यह्रास हुआ, कल पुर्जे घिसे, इसमें जो कॉस्टिंग लगी दैट इज डेप्रिसिएशन। तो कुल जीडीपी प्रोड्यूस करते समय डेप्रिसिएशन को अगर आपने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन अगर आपने माइनस किया, तो आपके हाथ में जो प्रोडक्शन बचेगा वो नेट प्रोडक्शन होगा। इसलिए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू दी एनडीपी। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ मत करो, जीडीपी निकालो, और जीडीपी का उत्पादन देखने के लिए अगर कोई मशीन खराब हुई है उस मशीन के डेप्रिसिएशन को माइनस करो, क्योंकि वास्तव में जीडीपी केवल कुल उत्पादन की माप करती है, जबकि एनडी बताता है कि इतना उत्पादन करने के लिए आपने कितना कुछ खोया है। तो वास्तव में हमारे कंपनसेशन या डेप्रिसिएशन को भी मेजर करता है। तो साथियों मैं आशा करता हूं आपको जीडीपी जैसा बड़ा कॉन्सेप्ट और जीडीपी एनडीपी के बीच में अंतर समझ में आया होगा। और वर्तमान में सरकार यही काम कर रही है कि ग्रॉस प्रोडक्शन नहीं, नेट प्रोडक्शन को अपने हाथ में रखकर अपने जीवन को आसान बनाना चाह रही, ताकि देश की ग्रोथ रेट को आसानी से मापा जा सके। मैं फिर बता चुका हूं, अगर आप ना केवल इंडियन इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट को सुनना चाहते हैं, अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो भैया कूपन कोड यहां पर दिया गया है। एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, डाउनलोड करना है, गलती से भी देरी नहीं करना है। ना केवल इंडियन इकोनॉमी बल्कि आपको कई सारे कॉम्बो ऑफर्स यहां पर देखने मिलेंगे, जहां करंट अफेयर्स के सेशन, स्टैटिक जीके, मल्टीपल एमसीक्यूज, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मजा जाएगा आपको। तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जुड़ जाना है द करंट अफेयर्स अपडेटेड और देवाशीष क्लास से। मैं आशा करता हूं आपको लेक्चर नंबर 8 के अंदर ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। तो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करना अगर आपको सेशन पसंद आया हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।